और गाइस आज इस नए वीडियो के साथ मैं बस यही चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें और इन्जॉय करें। और इस वीडियो के साथ ही आगे हम बढ़ते हैं अपनी नई स्टोरी पे कि हमारे स्टोरी में आगे चल के क्या होगा। हमारी स्टोरी की शुरुआत जुवेनाइल प्रिजन सेंटर से होती है और जुवेनाइल प्रिजन सेंटर में हमें दिखाया जाता है कि स्टाफ मीटिंग होती रहती है जिसमें उनका चीफ चाय पीते हुए चाय की तारीफ करता है और पूछता है पास्ट में कोई भी सीरियस एक्टिविटी हुई है क्या प्रिजन के अंदर में। और उसमें से कैंडिडेट उसका जवाब देता है कि वो चारों के जाने के बाद से जब से वो रिलीज हुआ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और वो चारों की बात सुनते ही चीफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उससे वो कप को अपने हाथों में मसल देता है और कहता है कि वो कमीने चारों ही। तभी वहीं पे दूसरा बैठा हुआ ऑफिसर अपने ऑफिसर से पूछता है कि सर इतने ज्यादा नाराज क्यों दिख रहे हैं। बोलता है तुम लगता है नए हो इसलिए तुम्हें नहीं पता है इसके बारे में। तुमने नॉइसी फ्राइडे के बारे में तो सुना ही होगा जिसमें इतना ज्यादा गैंगस्टर हुए थे, लड़ाई किए थे। वो उन्हीं की चारों की बातें कर रहे हैं। सीन वापस से चेंज होता है और हमें पहले रिप्रेजेंटेटिव का सीन दिखाया जाता है जिसका नंबर था 1934। फिर हमें दूसरे रिप्रेजेंटेटिव का सीन दिखाया जाता है जिसका नंबर था 2556। फिर हमें तीसरे रिप्रेजेंटेटिव का सीन दिखाया जाता है जो अपना बूजिन था जिसका हाइट इतना ज्यादा था कि स्केल पार कर गया था, उसका नंबर था 3799। फिर आखिरी रिप्रेजेंटेटिव का सीन दिखाया जाता है जिसका नंबर था 4282 सिंजू। हमें पुलिस अफसर का आवाज सुनाई देता है और वो बोलता है कि जब से वो लोग आए हुए थे यहाँ पे कुछ ज्यादा ही हॉरिबल थी चीजें होना शुरू हो गई थी और हर एक चीज हमारे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। इन सारी चीजों की वजह से उन्हें जल्दी रिलीज करना पड़ा और ये सारे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से वार्डन इतना ज्यादा नाराज कि वो कभी भी उन्हें ठीक नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहे। और वार्डन सोचते कि मैं उन्हें कभी एक बार भी हैंडल नहीं कर पाया, इसकी वजह से मुझे उन्हें जल्दी जल्दी रिलीज करना पड़ा, जिसकी वजह से वो कुछ ज्यादा ही प्रेशर में है। इसलिए उन्हें जल्दी भी उन्हें रिलीज करना पड़ा क्योंकि वो उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहे। और हमें उनकी सारी की फोटोज दिखाई जाती हैं और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है करंट टाइम के अंदर में बिल्डिंग का सीन। और उसमें काफी कोई बोल रहा होता है कि काफी ज्यादा समय हो गया है मुझे यहाँ पे आए हुए, होम से ज्यादा बेहतर कुछ नहीं होता रेस्ट करने के लिए। और वो हमारा डुआन होता है। डुआन ये सब बातें सोच ही रहा था कि वो स्टार्स की तरफ देखने लगता है और स्टार्स की तरफ देख के उसे पुरानी बातें याद आ जाती हैं। जो वो अपने पापा से पूछता था कि क्या मॉम भी स्टार बन चुकी हैं अपने बाइनोकुलर से देखते हुए। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए डेड लोगों के बारे में। डुआन का डैड डुआन की तरफ देखते हुए थोड़ी देर खोस आ जाता है और उसे ही देखता रहता है। तभी डुआन छोटा डुआन अपना बोलता है उसे, क्या आप भी जब मर जाएंगे तो आप भी स्टार बन जाएंगे और मैं भी आपको ऐसे ही देखूंगा। और डुआन की ये सारी बातें सुन के उसके डैड को अचानक से शौक सा लग जाता है और बोलता है तुमने तो मुझे गूज बम्प्स दिला दिए। मुझे कितना ज्यादा डरावना सा सोचने में ही लग रहा है, तुम कैसे बोल सकते हो ये सारी चीजें। फिर से हमें करंट टाइमलाइन का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारा डुआन सोचता होता है कि 3 साल पहले वो जो एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरे पापा नहीं रहे, जिसकी वजह से अब मुझे उस पर्सन को ढूंढना पड़ेगा। और वो सारी चीजों की वजह से मैं स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा था और ये सारे क्वेस्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि आखिरकार मुझे पता लगाना ही है कि मेरे डैड का असली कातिल कौन है और उस मकाम के पीछे कौन था जिसके चक्कर में मैंने ये सारी चीजें करना शुरू की। और ये सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए मुझे इस सिस्टम का सपोर्ट लेते हुए ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करना होगा और इसके लिए मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा और तब तक मैं स्ट्रांग बनूंगा जब तक मुझे आंसर ना मिले। ये सारी चीज़ें डुआन सोचते सोचते हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग हो चुकी रहती है और डुआन अपने बेड पे लेटा होता है। तभी उसकी आंखें हल्की सी खुलती हैं और वो नोटिस करता है कि उसके सामने कोई तो लेटा हुआ है जिसमें उसके पहले बाल दिखाई देते हैं। वो बोलती है ओह तुम उठ गए स्लीपिंग हेड। और ये सुनते ही तो डुआन इतना ज़्यादा चौंक जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और उसके सामने जो रहती है वो है युनजुन। और युनजुन बोलती है क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हारे पास हूँ। बोल रहे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। बोले हम लोग तो न्यूली वेड्स है ना, तुम भूल गए। बोला ये क्या, मैं कोई चीज़ नहीं जानता, तुम ये सब क्या कर रही हो। वो बोलते हैं कि अरे तुमने ही तो कहा था हमारी तो मैरिज होगी और मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम भूल गए। तुमने मुझे शादी करने का वादा किया था और मैं तुमसे शादी कर चुकी थी पहले ही। वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है और वो बहुत ज्यादा घबराते हुए जाता रहा होता है। तभी वो बिस्तर से उतरने के बाद बोलता है क्या तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और ये क्या मेरा ही घर है कि किसी और का है। तभी वो किसी को देखता है अपने सामने फ्रंट में और वो रहती है आरी। बोलते हैं क्या तुम्हें कोई नाइट मेयर आया था कि तुम इतना ज्यादा तेजी से चिल्ला रहे थे। अरे तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो आर्यन, तुम यहाँ पे। और तभी उसके पीछे से उसे धक्का लगता है और वो आर्यन से जाके गले मिल जाता है क्योंकि पीछे से उसे हक कर लिया गया था। और वो बोलता है कोई बात नहीं, कोई वरी मत करो डुआन, मैं तुम्हें वो करूंगी, नाइटमेयर से बचाऊं। और ये सब चीजें देखने के बाद डुआन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो फिर से पास्ट आउट हो जाता है, वो फिर से बेहोश हो जाता है। और वो उठता है तो अचानक से वो टेबल पे बैठा होता है जिसमें उसे खाना को सर्व किया गया था कि तुम्हें खाना खाना चाहिए।
बोल रहे ठीक है चलो। और ये चीज देखते हो वो बोलता है और आर्यन से बोलती है, ओह थैंक गॉड तुम वापस आ गए, और लगता है तुम फाइन दिख रहे हो, लेकिन तुम्हें बहुत देर से तुम लगता है खाली पेट हो, इसलिए तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। और वो भी बोलते कि हाँ ज़्यादा वेट मत करो, ज़्यादा वेट, अब तुम्हें खाना खा ही लेना चाहिए। और वो जैसे ही अपनी डिश का खोलता है, और वो डिश खोलते उसके अंदर से उसे वापस वही ऑक्टोपस जैसा कुछ दिखाई देता है। और वो सारी चीज़ें देखने के बाद वो बस फिर से पास्ड आउट हो जाता है, फिर से बेहोश हो जाता है, और सब लोग उसे कहते रहते हैं, डुआन डुआन तुम्हें क्या हो गया डुआन। फिर हमें बाहर रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शियोन और कैंग बैठे हुए होते हैं, और वो डुआन का वेट कर रहे होते हैं मीटिंग पर, और वो बोल रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया है। तभी वहाँ पे डुआन एकदम बोलता है, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया हूँ। बोलते हैं हाँ तुम इतना ज़्यादा लेट कैसे हो सकते हो, तुम्हें क्या टाइम का ट्रैक नहीं रहता, कैंग उससे कहता है। और डुआन तभी एक इंसान जवाब देता है कि तुम्हें भी तो अपने कपड़े पहनने चाहिए, और अगर तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनोगे तो मैं तुम्हारे निपल्स को टाइट कर दूंगा। और ये सुनने के बाद कैंग अपनी जैकेट को टाइटली कर लेता है, और तभी वो पूछता है, क्यों से पूछता है कि स्नैक बार का क्या हो गया। उसने बोला कि वो टेम्परेरी अभी क्लोज हो गया। तभी तभी कैंग पूछता है कि सीही का क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट अभी भी एक्सप्लोर कर रहा है क्या। वो बोलती है कि नहीं अभी उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, इसलिए मुझे उसके बारे में कोई नहीं पता है। तभी हमारा कैंग भी कहता है कि जोंग से भी मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं भी उसे कांटेक्ट नहीं कर पाया हूँ, और ये सारे नए नए एम्प्लॉयज़ नए नए डोंग में बस इकट्ठा कर रहा है, और ये सारे डोंग्स हम मिल के हम पे हमला कर चुके हैं। तभी डुआन बोलता है, तुम भूल गए क्या, तुम वॉइस रैप क्लास रैप हो, और मैं अभी इस पोजीशन पर हूँ। बोल रहा है मैं जल्दी ये पोजीशन तुमसे छीन लूंगा। बोलता है ठीक है भाई अभी के अभी ले लो। और तभी हमारी क्योन कहती है कि ये सारी चिट चैट बंद करो थोड़े समय के लिए। और ये सारी चीज़ें जब से शुरू हुई, जब से ओल्ड रैप से सारे सारे जुवेनाइल प्रिजन से रिलीज हुए हैं, और तब से ये सारी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, और सारे डोंग्स ने मिलके सारी चीज़ों पे हमला करना शुरू कर दिया है। और ये सब शिनवोजू से शुरू हुआ था, क्योंकि शिनवोजू हमारे पास आया था, वो एक एग्जीक्यूटिव है, और वो आके मुझसे पूछ रहा था कि वो किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहता था डोरमाडोंग में आके। तभी हमारा डुआन कहता है अगर ये सारी चीज़ें वापस से हुई तो उससे पहले हमें कुछ नया डिसीजन लेना पड़ेगा, और इस चीज़ के लिए हमें हमें अब पहला मूव खुद से खेलना पड़ेगा, क्योंकि अब हम बैठे नहीं रह सकते ऐसे ही, इसलिए अब हमें भी इस गेम में उतरना पड़ेगा, और अब मैं ही इस गेम को स्टार्ट करूँगा। और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें डुआन को दिखाया जाता है जो बात करते हुए वहाँ से जाता होता है, और वो बोलता है कि मैं शिनबुजू को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो इसी एरिया में होगा, और अगर वो मुझे मिल गया तो अगर वो अकेले हो तो और अच्छा है, क्योंकि मुझे एक एक करके उन सबको ऐसे भी हराना ही। और मैं तुमसे कॉल पे बाद में बात करता हूँ। और ऐसे वो बोल के कॉल कट करता है, उससे क्वेस्ट की बात याद आती कि उसमें कैसे भी करके ओल्ड ट्रैप में से किसी न किसी को हराना पड़ेगा। तभी वो चलते हुए जा ही रहा था कि उसके बगल से कोई जाता है, और वो देखता है अचानक से, और वो जैसे ही मुड़ता है उसकी तरफ बीस्ट जाता होता है, और वो बीस्ट को देखते काफ़ी देर के लिए हैरान हो जाता है, और बीस्ट भी उसको देख के हैरान हो जाता है। थोड़ी समय के उनकी आंखें मिलती ही हैं कि बीस्ट बहुत तेज़ी से हंसने लगता है। और हमें फिर से 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, डोरमाडोंग में हेडक्वार्टर्स के बाद वाला सीन। हमें एक पहाड़ का सीन दिखाया जाता है शियोल के, और उस माउंटेन के अंदर में हमें एक रिवर साइड का सीन दिखाया जाता है, और उस रिवर साइड में अचानक से काफ़ी सारा ब्लड आने लगता है। उस ब्लड को देख के पता चलता है कि वो चारों तरफ बस बहुत सारी बॉडीज फैली हुई हैं, जिससे बीस्ट ने अपने हाथों से सबको मारा था। और बीस्ट उसमें ब्लड में चिल्लाता होता है कि और होने चाहिए थे, ये बहुत जल्दी फिनिश हो गए, और तुम सब बहुत जल्दी फिनिश हो गया। और उसे कैमरे से कोई तो रिकॉर्ड कर रहा था, और उस कैमरे के रिकॉर्डिंग में बोलता है कि ये बीस्ट कुछ ज़्यादा ही वो है, और मुझे तो नहीं लगता ये इंसान भी है, ये तो पक्का ही जानवर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल है, और उसे तो देख के मुझे भी डर लगने लगा है। मोटा इंसान कहता है। पतला इंसान बोलता है ये तो बस अपना काम है, कैसे भी करके बस उसको रिकॉर्ड करो और हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करो। और ये सब बोलता है कि वो हमें पहचान तो नहीं लगा। बोल रहा है नहीं, क्योंकि उसे बस ब्लड से मतलब है, वो बस ब्लड को देखता है और ब्लड की तरफ अट्रैक्ट होता है। और ये सब देखते हुए बीस्ट हम वहाँ जंगल में आगे बढ़ जाता है, और आगे जाते हुए बीस्ट बस चारों तरफ देखता होता है, और वो जैसे किसी और को ढूंढ रहा हो। और हमें दिखाया जाता है कि एक साइड में एक बंदा बैठा होता है, और उसके कंधे में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा था, और वो सोचता है कि कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, और उसने मुझे मेरा मांस उखाड़ लिया अपने हाथों से। और ये चीज़ देखते वो अचानक से डर जाता है। उसे पता चलता है कि बीस्ट उसके बगल में ही है, और बीस्ट उससे
सीधा अपने हाथों से अटैक करता है। फिर उसके बाद बस वहाँ पे चीखें सुनाई देती है उस फॉरेस्ट में, वो फॉरेस्ट बस चीखों से भर जाता है। फिर हमें करंट का सीन वापस से दिखाया जाता है। डुआन और बीस्ट अपने सामने आमने भिड़ चुके थे और हमें फिर से क्वेस्ट का सीन दिखाया जाता है। और बीस्ट वैसी ही खतरनाक हंसी हंसे जा रहा था डुआन के सामने। और बीस्ट हंसते हंसते ही डुआन के सामने फाइटिंग पोजीशन पे आ जाता है और वो अब लड़ने के लिए तैयार था। और डुआन भी एकदम रेडी हो चुका था उससे बीस्ट से लड़ने के लिए, और वो भी अपनी फाइटिंग स्टैंड पे आ चुका था। तभी बीस्ट कुछ नोटिस करता है और अचानक से वो स्मेल करता है। बोलता है, तुम में से कोई जानी पहचानी सी खुशबू आ रही है, बस मुझे पता लगाने की, तुम किसी से तो मैच कर रहे हो तुम्हारी स्मेल। अब ये स्मेल को मेरे को वो जैसे हिंट सोचता ही रहता है, तभी उसे कुछ और हिंट होता है और डुआन भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये क्या कर रहा है मुझे बार बार सूंघ सूंघ के। तभी बीस्ट को अचानक से उसकी आंखें कहीं पे टिक जाती हैं और उसे एक अचानक से कोई सी स्मेल सूंघने में आती है और उस तरह वो भागने लगता है। और हमें पता चलता है कि बीस्ट किसी एक ब्लड के तलाश में भागा था और वो चीज उसे सेंस हो गई थी कि कहीं से कोई ना कोई ब्लड की स्मेल आ रही है। और इसे देख के डुआन भी शॉक हो जाता है कि ये क्या था और ये किस तरीके का था, और ये अचानक से मुझसे भिड़ने वाला था और ये अचानक से भाग गया कहीं पे। तभी डुआन के फोन पे नोटिफिकेशन आता है और वो नोटिफिकेशन में जैसे ओपन करता है उसे पता चलता है कि ओल्ड क्लास रैप में से वो भी था। और वो जैसे ही मुड़ता है उसे पकड़ने के लिए, उसे पता चलता है कि वो पहले ही यहाँ से दूर चला गया है और हमें उसकी फोटो दिखाई जाती है जिसमें वो पता चलता है कि वही था वो। और हमें बीस्ट को तरफ दिखाया जाता है कि वो भागते भागते दूर आ चुका था और डुआन उसे नहीं ढूंढ पाता और सोचता है कि मेरे को अपना चैलेंज कंप्लीट करने के लिए अब मुझे मिल चुका है कि। और उसे एक बुक नोटिस होती है जिस बुक के अंदर में उसे दिखाया जाता है, जिसके अंदर उसके फादर्स की मेमोरीज होती हैं और जिसे वो देख के थोड़ा सा इंटरेक्ट हो पाता है। और उसे स्पेशल रिवॉर्ड मिला था हिडन डंजन के अंदर में। हमें फिर से डंजन का सीन दिखाया जाता है और हमें फिर से वही लाल कॉपी दिखाई जाती है जो हिडन डंजन के रिवॉर्ड्स के बारे में बात कर रही थी। तभी हमें डुआन को शो किया जाता है जब डुआन को वही कैंडल शो हुई थी और वो कैंडल ने उसे बताया था कि वो हिडन रास्ते सारी खोलेगी उस कैंडल को जलाने के बाद, हिडन ट्रूथ को रिवील करेगी। और वो कैंडल उड़ते हुए वही सारे बंच ऑफ रेबल्स के ऊपर चली जाती है। वो रेबल्स के ऊपर जाते हुए डुआन सोचता है कि ये क्या कोशिश कर रही है और ये मेरा लास्ट मिशन था जो मैंने कंप्लीट कर दिया है। तभी वो डॉल सबसे ऊपर जाके कैंडल सबसे ज़्यादा टॉप पे जाने के बाद वो वहाँ पे बर्न कर देती है, वहाँ पे वो जलाना शुरू कर देती है। बोलती है मैं सारे सारे सीक्रेट्स खोल दूंगी और सारी चीज़ों को जला दूंगी। और वहाँ पे वो आग लगा देती है जिसकी वजह से वहाँ पे टॉप पर आग लग जाती है और वो टॉप काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जलने लगता है। वो सारी चीज़ें जलने के बाद अचानक से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका सा होता है क्योंकि वो आग बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैली थी और जिसकी वजह से वो डॉल भी तबाह हो जाती है। लेकिन वो बोलती है कि मैंने ट्रूथ रिवील कर दिया। वो ब्लास्ट हमें दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा बढ़िया सा दिखता है। उस ब्लास्ट के होने के बाद डुआन को एक एंशिएंट नोटबुक टेक्स्ट रिवील होती है जो उसे मेमोरीज के बारे में बताएगी और उसे ये नहीं पता था कि ये किस टाइप्स की मेमोरीज हैं। और उसे थोड़ी देर में वही वो फोकस करता है उसी नोटबुक पे और उसे एक लाइट से उसकी आंखों में चमकती हुई दिखाई देती है जो बोलती है ये तो डैड है और ये क्या डैड की मेमोरीज हैं। और हमें करंट सीन पे दिखाया जाता है जिस टाइम पे डुआन उसी बुक को देख रहा होता है और उस बुक के अंदर में वो बुक खाली होती है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा होता। तभी अचानक से डुआन एक सब स्पेस में खींचा सा चला जाता है और उसे बस वहाँ पे वही लाइट सी दिख रही थी जो उसकी आंखों से लेके हर जगह पे फैल चुकी थी और वही वो लाइट को फोकस किए जा रहा था डुआन देखते हुए। तभी सीन चेंज होता है और हमें डुआन के डैड को दिखाया जाता है जो फॉरेस्ट में हाइकिंग कर रहे थे और वहाँ पर वो फॉरेस्ट में फॉरबिडन होता है एंट्री करना। और हमें वहाँ पे एक बच्चे का सीन दिखाया जाता है जो उस फॉरेस्ट में होता है और डुआन के डैड उसे देख के जो जरा शॉक हो जाते हैं कि ये बच्चा यहाँ फॉरेस्ट में क्या कर रहा है और उसे वो अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। और तभी डुआन अपने करंट स्टेटस में आ जाता है और सोचता है क्या ये सब डैड की मेमोरीज थी और ये लोअर फ्लोर्स पे ये सारे चैलेंजेस का क्या मतलब है। तभी हमें करंट का सीन वापस से दिखाया जाता है जिसमें डुआन देखता है कि वो पहली बार उससे मिला था और वो फेस कर रहा था वो कि एनिमल है। वो बच्चे की बातें कर रहे थे, उस डायरी के अंदर में वो चीज़ लिखी हुई थी। ये सब चीज़ देखने के बाद और देखने के बाद डुआन सोच रहा था अब मैं क्या करूं इस चीज़ में, क्योंकि वो बच्चा और उसका क्या रिलेशन है और उसके साथ वो सोच रहा था। तभी उसके दिमाग में वो दोनों इमेज एक साथ आती है तो उसे लगता है हाँ ये उसका ओल्ड वर्जन है और वो उसका यंग वर्जन था। तभी हमें फिश मार्केट में एक
साइड में फिशेस का सीन दिखाई दे जाता है और वहाँ पे डुआन सोच रहा था उसी की क्वेस्ट के बारे में कि मुझे उस क्वेस्ट को ख़त्म करना होगा जिसके लिए। और हमें यहाँ पे बीस्ट का सीन दिखाया जाता है। बीएस सोचता है कि ये शिट यार, ये तो गलत हो गया, ये स्मेल तो ये फिशेस की थी। और ये सब चीज़ें देखने के बाद डुआन भी बस उसी बुक को देखे जा रहा था और सोचे जा रहा था। इस बुक में पहले तो कुछ नहीं लिखा हुआ था, लेकिन उस मेमोरी के बाद अब इस बुक में वो सब चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं। और यही सब चीज़ों को देखते हुए उसे बस वही फॉरबिडन एंट्री याद आ रही थी, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। तभी बीस्ट भी सोचता है कि ये स्मेल तो मुझे पता है, ये उसकी स्मेल थी कि वो डुआन का फादर है, वो कमीना, ऐसे करके वो बीस्ट। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें क्वेस्ट ह्यूमन डिफीट दिखाया जाता है कि उसे ह्यूमन को डिफीट करना है और उसका टारगेट डिसाइड हो गया है और वो है एक्स। भी हमारा सीन चेंज होता है और हमें डुआन के फादर का सीन दिखाया जाता है। और डुआन का फादर हमें सेम वही माउंटेन पे दिखाया जाता है, मतलब ये पास्ट का सीन है, ये वही मेमोरीज हैं जो अभी रिवील हो रही हैं। हमें डुआन का फादर हाइकिंग करते हुए दिखाया जाता है। तभी कुछ एक झटके से एक वहाँ पे कोई चीज़ आके गिरती है जो पेड़ पे से गिरी थी। और उस चीज़ को देखने पर डुआन का फादर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो बच्चा जिंदा सांप को खाया जा रहा था। और वो बच्चे को भी देखने के बाद डुआन का फादर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बच्चा भी देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है डुआन के फादर को। और ये देखते ही वो उसकी तरफ उस सांप को फेंक देता है और डुआन का फादर भी उस सांप को अपने हाथों से पकड़ के उसकी तरफ कोशिश करता है पकड़ने की उस बच्चे को। लेकिन वो बच्चा वहाँ से भागते हुए जंगल में रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस जाता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। और ये देखते हुए डुआन का फादर भी सोचता है वो बच्चा यहीं पे आया था। और वो उस बच्चे को ढूंढते हुए वो बंदा अंदर आ जाता है और उसे वो बच्चा मिल भी जाता है। डुआन का फादर उस बच्चे की हेल्प करने के बारे में सोचता है और वो सोचता है कि वो बंदा जिंदा सांप खा रहा था, वो बच्चा इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में जिंदा है, वो पक्का ही एकदम एनिमल इंस्टिंक्ट हो गई होगी उसके अंदर। और ये सोचने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा उस बच्चे का सोचता है और सोचता है वो उसकी हेल्प करेगा। और उसकी तरफ वो देखते हुए अपनी मदद का हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है। और वो बच्चे के ऊपर उसको दया सी आ रही थी कि वो कैसे यहाँ पे रहेगा और उसे वो अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है कि वो अपने साथ इसे ले जाएगा। और ये सोचते वो अपनी मदद की हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है बच्चे की तरफ। लेकिन बच्चा रिस्पॉन्स में जो सब लोग सोचे नहीं होते वैसा वो रिस्पॉन्स करता है। वो अपनी फिंगर दिखाने लगता है डुआन के फादर की तरफ घूरते हुए, क्योंकि काफ़ी देर घूरने के बाद वो अपनी फिंगर शो करता है डुआन के फादर को। और ये चीज़ देखने के बाद तो डुआन का फादर भी शॉक हो जाता है। वो सोचता है अरे यार, मैं भी इसे बिना कुछ दिए ही बस हाथ बढ़ा दिया था, इसलिए उसने ऐसा रिस्पॉन्स किया होगा। इसलिए अगली बार उसने अपने बैग में से निकाल के फ्रूट्स और जूस उसको ऑफर किए। और ये चीज़ देखने के बाद वो बच्चा भी थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है और डुआन का फादर भी सोचता है कि इसे ये देना सही ऑफर होगा। और ये चीज़ देखते हुए बच्चा अचानक से उसे देखने लगता है उस जूस और फ्रूट को, और अचानक से वो लेके उसे अंधेरे जंगल की तरफ भाग जाता है। और ये चीज़ देख के तो हमारे डुआन का फादर भी सोचता है हरे जंगल में कहाँ घुस गया। और झाड़ी को हटाने पर उसे दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे जानवर की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। और ये सारे जानवर की डेड बॉडीज देखने वाला सोचता है अरे बाप रे बाप, ये कैसा एरिया है, यहाँ पे इतने सारे जानवर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। और ये सब चीज़ें मैंने वो सोचता है कि क्या उस बच्चे ने ये सब किया है। वो सोचता है कि ये बच्चा लिटरली एनिमल इंस्टिंक्ट्स पे हो गया और ये बच्चा एकदम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं, पक्का ही बहुत ज़्यादा वाइल्ड है। तो फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें पुलिस काउंसिल हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे रिपोर्ट होती रहती है कि शिनवोजू उसके पास से हमें दिखाई नहीं दिया है, वो वापस से गायब हो चुका है। और वो दोनों के बीच में ओल्ड क्लास रैप के बीच में लड़ाइयाँ वापस शुरू हुई थी। और हमारे बीच ने लगभग 2 को ख़त्म कर चुका है और अभी भी वो आगे बढ़े जा रहा है और उसको हैंडल करना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होते जा रहा है। ये सारा कंक्लूजन के साथ वो अपनी एंड करती है रिपोर्ट को। हमारी सेक्रेटरी बोलता है और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। बोलती हाँ, एक चीज़ और, कि हमारा डुआन वापस आ चुका है। और ये सुनने के बाद उसका बॉस कहता है डुआन, और ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो के आया इस बार, क्योंकि उसकी एबिलिटीज़ नॉर्मल लोगों से कुछ ज़्यादा ही हाई पर हैं। ये सुनने के बाद बोलता है इंटरेस्टिंग, लेकिन डुआन और उन सब में से कोई भी अगर एक साथ भिड़ेंगे तो वो सब में से कौन जीत सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि हर तरफ बस एक्यूपेंचर
थेरेपी की सामान पड़े होते हैं और एक्यूपेंचर की थेरेपी की डॉल पड़ी होती है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद हमें फिर से रोड का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वही दोनों फोटोग्राफर साइकिल चला रहे थे और बोलते कि जल्दी चल जल्दी चल, वो हमें ज़रूर पकड़ लेगा, उसने हमें देख लिया है। और वो दोनों पूरी ताकत से वो भागे जा रहे थे। बोल रहा है मैं कितनी भी कोशिश करूँ मैं इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकता। बोल रहा नहीं वो इंसान ही है, वो इतना तेज़ नहीं आ सकता, हम जरूर उससे बच जाएंगे। तो बस अपनी पूरी ताकत से साइकिल चला, लेकिन दोनों के चेहरों पे एकदम डर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अब वो नहीं बचने वाले, उन्हें पक्का पता था। तभी हमें फ्रॉक का सीन दिखाई देता है, क्योंकि वो दोनों एकदम टनल के पास आ गए थे। तभी उस फ्रॉक को हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे दो आंखें दिखाई देती हैं, और वो दो आंखें अचानक से एक आउल आ जाता है वहाँ पे और उस फ्रॉक को पकड़ लेता है। और हमें मून का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो आउल उस फ्रॉक को लेकर उड़ रहा था और फ्रॉक जैसे झूला झूल रहा था उसके पैरों में, क्योंकि वो उसका खाना बनने वाला था। तभी हमें डुआन का सीन दिखाया जाता है और वो बिल्डिंग के साइड पे अपने चल रहा था। वो सोच रहा था कि आज ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब से हुई हैं और मैं उनसे अब कब मिल सकता हूँ वापस। मुझे लगता है शिनवुजी की तलाश वापस शुरू करनी चाहिए, लेकिन वो सारी मेमोरीज क्या थी जो मेरे डैड से मुझे कनेक्ट कर रही थी। मुझे टास्क भी मिला है कि मुझे एक्स को डिफीट करना है, और ये एक्स कौन हो सकता है। ये सब सोचने के बाद ही डुआन की नज़रें लैंप पोस्ट पे जाती हैं, जिसे वो घूरता रहता है थोड़े समय के लिए। तभी वहाँ पे अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है, लैंप पोस्ट की लाइटें ऑफ हो जाती हैं। ये चीज़ देख कर डुआन को थोड़ा सा अजीब सा लगता है और वो चारों तरफ नज़र घुमाता है कि ये क्या हुआ, लाइट्स कैसे कट गई। और ये सब सोच ही रहता डुआन की लाइट्स वापस से ब्लिंक होना शुरू होती हैं, और अचानक से उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई है, और उसके पीछे था हमारा बीस्ट। और बीस्ट को देखते ही डुआन एकदम ही वायलेंट मोड पे चला जाता है और वो बोलता है तू यहाँ पे, और वो अचानक से बीस्ट उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। लेकिन डुआन भी डुआन था, वो अपने आप को बचा लेता है उस अटैक से और उसके ऊपर दूसरा अटैक करता है। और वो दोनों अटैक की वजह से काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों अब लड़ने के लिए तैयार थे। और वो पूछ रहा था तुम यहाँ पे क्यों आए हुए हो, और बोलता है हाँ मैं यहाँ पे इसलिए बस आया हुआ हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी स्मेल उसकी तरह लग रही थी, उस कमीने की तरह। वो बोल रहा है कमीना, बोलता है हाँ मैं उसी कमीने की बात कर रहा हूँ जिसने मुझे जानवर बना दिया। और ये सब बोलते हुए वो सब अटैक करना शुरू कर देता है डुआन के ऊपर। और डुआन के ऊपर अटैक करते हुए उसने अ, अपने क्लॉ से अटैक कर रहा था, और डुआन बचने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसके ट्रैक सूट्स और उससे बहुत सारे स्क्रैचेस लग रहे थे उसकी वजह से। लेकिन डुआन तभी उसके सिर पे अपने हाथ से मार देता है, जिसकी वजह से वो नीचे डाउन हो जाता है। लेकिन बीस्ट भी कम नहीं था, वो अपने लेग से उसे किक मारता है, जिसकी वजह से डुआन भी बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है, जिसकी साउंड वेव हर जगह फैल जाती है। उसकी किक बहुत ज़्यादा दमदार होती है। और ये सब देख के बीस्ट बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और बोलता है आ जाओ, यही सी चीज़ की तलाश है मुझे। और फिर से वहाँ पे लाइट चली जाती है अचानक से, और वो देखता है कि ये सब अंधेरा, और क्योंकि मून भी अपने सराउंडिंग में छुप चुका था, और वो बोलता है लाइट्स थोड़ी तो चाहिए मुझे, और मज़ा आने वाला है, मुझे बस ब्लड चाहिए, आओ लड़ो मुझसे, आ जाओ। ऐसे करके वो पूरे पूरे हर तरफ बस फैला रहा था नॉइज़। और तभी हमें चार्ज 1 का लेवल 1 का सीन दिखाया जाता है, और बीस्ट अभी भी हैरान था, उसको शौक था कि यहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं, डुआन कहाँ पे चला गया। तभी चार्ज 2 का सीन दिखाया जाता है हमें, और डुआन भी एकदम सीरियस मोड में बीस्ट की तरफ बढ़ रहा था, और बीस्ट भी उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि ये अचानक से मेरे पीछे कहाँ से आ गया। और तभी डुआन ने एक स्ट्राइक मारने के लिए तैयार हो गया, और थर्ड चार्ज होने के बाद हमें 4 शॉट का सीन दिखाया जाता है कि डुआन ने अपनी स्किल 4 शॉट का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से मून की रोशनी आते ही उस डुआन ने 4 शॉट तीसरे लेवल रिलीज कर दिया उसके ऊपर। और हमें एकदम होल सा सीन दिखाया जाता है कि अगल बगल बस होल हो गया डुआन के उस पंच की वजह से। और बीस्ट उस कचड़े के डिब्बे के बगल में गिरा हुआ था और बोल रहा है मैं कैसे इस अटैक को अवॉइड नहीं कर पाया, और ये अटैक आके मुझे लग गया। लेकिन बीस्ट ने तभी भी कोशिश की थी, लेकिन उसके शोल्डर पे वो हिट हुआ था। और हमें 4 शॉट का सीन दिखाया जाता है कि वो 200 माना लेता है, लेकिन उसका अटैक से अवॉइड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है, उसको कोई भी इम्पॉसिबल
टास्क की तरह है कि उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता उस 4 शॉट को। लेकिन बीस्ट ये सब चीज़ों को देख के और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है और हमें लाइट का सीन दिखाई देता है जो नहीं जलती होती है, अभी भी लाइट गई हुई होती है। और बीस्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि कोई तो आ गया है। और डुआन भी बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था कि तू अब हद से ज़्यादा बाहर पहुंच गया है, तूने मेरे डैड को कमीना कहा, अब तू देखेगा। और यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है गाइस। अगर आप इस चैप्टर से कुछ भी आपको अच्छा लगता है या आप और भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इस चैप्टर में और मेरे अंदर भी, तो आप अपने सारे सजेशंस को कमेंट्स में लिख सकते हैं गाइस। और अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हम अपना सपोर्ट दिखाने के लिए।